सोडियम क्लोराइड 1 सोडियम इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी क्लोरीन आयन। एक सोडियम कितने क्लोरीन आयन से सराउंडेड होते हैं? तो देखो क्या कि क्लोरीन आयन जो दिख रहा है 1 2 3, तो और यहाँ पे क्लोरीन आयन है, उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, एक क्लोरीन आयन है। इसका मतलब ये जो टोटल जो क्लोरीन आयन होंगे वो 6 होंगे, क्योंकि सोडियम आयन जो सोडियम क्लोराइड का जो वॉइड्स होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। जब टेट्राहेड्रल होगा इसका मतलब क्या, ये 3 आयन नीचे में, उसके 3 ऊपर में, टोटल 6 आयन जो होंगे यहाँ पे सोडियम आयन के क्लोरीन आयन जो घेर के रखे रहेंगे। सोडियम को कौन घेर के रखे रहेगा? 6 क्लोरीन आयन घेर के रखे रहेगा। इसलिए जो कह सकते हैं कि कितना क्लोरीन आयन घेर के रखेंगे? टोटल 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि एक दिया स्लाई की ज्यामिति होती है। दिया स्लाई की ज्यामिति, इसको इंग्लिश में देख के बताते हैं क्या होता है। हाँ, इसमें इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसका इंग्लिश में ये है कि ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स इज। दो क्या है, जब इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो हम जानते हैं कि जो मैच बॉक्स होता है वो स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। जब ये स्ट्रक्चर इस तरह का होगा तो मुझे क्या दिख रहा है? सबसे पहली बात ये दिख रहा है कि सारा का सारा एंगल क्या है? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, सारा का सारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। और साथ ही साथ ये सारा एंगल क्या, मान लो कि ये ए है और ये क्या बी है, ठीक है, और मान लेते हैं ये सी है, ये थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है, इसलिए बी थोड़ा और बड़ा कह सकते हैं। और ये क्या होता है? ये हाइट होता है। ये क्या होता है? ये हाइट, ठीक है। ये क्या कहते हैं? इसको सी कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, जो मैच बॉक्स है, ये जो कह सकते हैं, ये जो मैच बॉक्स है दिख रहा है आपको, ये तुम्हारा ए और बी सी तीनों इक्वल नहीं होता। मतलब ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी। और साथ ही साथ अल्फा बीटा एंड गामा ये तीनों क्या है? 90 डिग्री के होंगे। ये तभी पॉसिबल होंगे जब ये ऑर्थोरोम्बिक होगा। कौन सा होगा? ऑर्थोरोम्बिक होगा। क्वेश्चन नंबर हो गया सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स इन क्लोज पैकिंग ऑफ एन स्फीयर। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा ऑक्टाहेड्रल वायर्स कब क्रिएट होता है और टेट्राहेड्रल वायर्स कब क्रिएट होता है। तो नंबर ऑफ एटम, जितने एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वायर्स क्रिएट होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम मतलब एन बराबर जो होगा, जितना एटम होगा उतना कितना होगा? उतना ही ऑक्टाहेड्रल क्या होगा? वायर्स होंगे। जितना एटम होगा उतना ऑक्टाहेड्रल वायर्स होंगे। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वायर्स कितने होंगे? जितना नंबर ऑफ एटम है। तो यहाँ पे कितना ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही होगा, क्योंकि इतने। अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाता आपसे, टेट्राहेड्रल पूछा जाता है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब नंबर ऑफ एटम जो निकालना होगा 2 इंटू नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल वायर, मतलब 2 इंटू एन। 2 इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है? टेट्राहेड्रल वायर्स होता है। अगर टेट्राहेड्रल वायर्स की बात करता है तब की बात है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल बोल रहा है इस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ डिफेक्ट काउज द डिक्रीज द इन डेंसिटी। डेंसिटी कब डिक्रीज होता है? देखो क्या, डेंसिटी डिक्रीज करने के लिए उस मॉलिक्यूल से या उस सब्सटेंस से, उस क्रिस्टल से हम कह सकते हैं कि आयंस बाहर निकलना चाहिए। जब आयंस बाहर निकलते हैं तभी डेंसिटी में डिक्रीज होगा। क्यों? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मास यहाँ से हटेगा इसमें तभी क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज होगा। और क्या होता है स्कॉटी डिफेक्ट में? सेम आयन सेम एनायन, मतलब कटायन और एनायन दोनों क्या होता है? क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। इसलिए बोल सकते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? ये डेंसिटी में क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है। आदर्श विलयन बनाने के लिए क्या करना होगा? तो सिमिलर टाइप्स का मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। सिमिलर टाइप्स का मॉलिक्यूल्स इसमें दिख नहीं रहा है आपको। ये जल, ये जो वाटर है और क्या है इथेनॉल, इसको इंग्लिश में देखते हैं और ज़रा क्लियर होगा।
तो इंग्लिश में सिंपल सा है, इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल और वाटर वो क्या हो, आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाने वाला है। आइडियल सोल्यूशन एक तरह का मॉलिक्यूल्स दिखने होना चाहिए, मतलब ये C6H6 एंड C6H5, मतलब टॉलिन और बेंजीन। देखो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर सबको पता होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और ये टॉलिन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन और टॉलिन दोनों क्या है, वो आइडियल सॉल्यूशन को प्रेफर करता है, मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 0.3 मोलरिटी, है ना, 0.3 मोलरिटी विलियन में समानता, मतलब ये कि नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 मोलरिटी H3PO3 है। तो देखो क्या है, नॉर्मलिटी जो होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलरिटी, वेयर N क्या है, N फैक्टर है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटिक हाइड्रोजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी नॉर्मलिटी जो है वो निकाला जा सकता है। इसका N फैक्टर निकालने के लिए इसमें देखना होगा कि यहाँ पे प्रोटिक हाइड्रोजन कितना है। प्रोटिक मतलब क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो P OH और OH। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन ऐसा है जो प्रोटिक है। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे N का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 3 हो जाएगा, इसलिए नॉर्मलिटी जो होगा 3 इंटू 0.1, इसका मतलब क्या है 0.3। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ऑप्शन नंबर 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सही ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या है, दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, मतलब ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जीव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। हम लोग पढ़ा है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर, ये सारे क्या हैं, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सारे जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, इसलिए 7 का सी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी मैक्सिमम। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है पाई इज इक्वल टू ICRT। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। अगर वांट ऑफ फैक्टर मतलब आयंस ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा, इसका मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसमें देखा जाए तो कैल्शियम CaCl2, कैल्शियम CaCl2 जब ब्रेक होगा तो बनेगा Ca प्लस, है ना, डबल प्लस और 2Cl माइनस, इसका मतलब टोटल 2 + 1 3 आयंस है। यहाँ I की जगह पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे I की जगह पे क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ग्लूकोज और यूरिया ये दोनों क्या है, ये वन टाइप फैक्टर, ये टूटेगा नहीं उस फॉर्म में, इसलिए कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन में होगा ए ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि ऑन पासिंग 1 Faraday ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डाइल्यूट सोल्यूशन, 1 Faraday जा रहा है, ठीक है, ऑन एसिड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन एट STP, मतलब क्या, कितना वॉल्यूम STP पे जाता है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1 Faraday इज, अगर जाता है तो 96,500 कूलम चार्ज जाता है। जब 96,500 कूलम चार्ज जाता है तो हम कह सकते हैं 22.4 लीटर या 1 मोल कह सकते हैं। तो ये 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर क्या होता है, वो लिक्विड क्या होता है, बनता है। जबकि 1 मोल जाएगा तब की बात है, अब कितना जा रहा है ये देखना पड़ेगा। तो जब भी H+ जाएगा मतलब कि 1 मोल, अगर देखा जाए तो जाएगा क्या, H+ तो जाएगा ही, इसका मतलब यह 2 मोल जाएगा, 2 मोल H+ जाएगा, तभी जाके 1 मोल इलेक्ट्रॉन बनेगा। 2 मोल H+ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बनाएगा। बनाना क्या है, ऑन पासिंग लिखा क्या है, ऑन पासिंग Faraday electricity थ्रू द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन एसिड द वॉल्यूम हाइड्रोजन ऑब्टेन। तो वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन ऑब्टेन, यहाँ पे अगर 2 मोल जाता है तो 1 मोल ऑब्टेन होता है, मतलब ये 2 मोल जाता है तो 1 मोल H2 गैस बनता है। इसका मतलब ये
तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर 1 मोल जाएगा तो 22.4 लीटर जाएगा, और इसका मतलब ये 1 मोल 22.4, इसलिए 2 मोल में तो हाँ हाँ 2 मोल जाता है तो कितना बनता है, 2 मोल जाता है तो वन मोल मतलब कि 1 मोल मतलब कि 22.4 लीटर ऑब्टेन करता है। 2 मोल जाता है तो कितना होगा 22.4, इसलिए 1 मोल की बात करेंगे तो कितना होगा 22.4/2, इसका मतलब 11.2 लीटर। 11.2 लीटर को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में 11,200, मतलब यह 11,200 ऑप्शन नंबर कौन 9 का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए सही। 11,200 ऑप्शन 11 का नंबर 11,200 डी में है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ऑन इंक्रीज द डाइल्यूशन ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जैसे हम मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन करते हैं वाटर मिलाते हैं, जैसे उसमें हम वाटर मिलाएंगे तो होगा क्या, जैसे हम वाटर मिलाएंगे तो होगा ये कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर देंगे। जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करने से क्या होगा, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा। जब मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा उसकी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसलिए 10 का ए ऑप्शन सही होगा कि अगर डाइल्यूट करते हैं इसका मतलब वाटर इंक्रीज करते हैं तो आयंस बढ़ जाएगा। जब आयंस बढ़ा तो वो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है The standard oxidation potential of an electrode is standard electrode potential दिया हुआ, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना दिया, इट्स रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव में होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसी का क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की तरफ। ये जानते हैं कॉरेच लॉ है ना, पाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई कटायन प्लस कटायन का होगा अब प्लस क्या होगा अल्फा एनायन का होगा, कटायन प्लस एनायन होगा। कटायन प्लस एनायन दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसलिए 12 का ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सेकेंडरी सेल। तो ये जानते हैं सेकेंडरी जो चार्जेबल होगा, तो चार्जेबल कौन सा बैटरी होता है, वो चार्जिंग जो बैटरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, मोबाइल वगैरह में गाड़ी वगैरह में। तो लीड स्टोरेज बैटरी जो तुम्हारा क्या है, लीड स्टोरेज बैटरी क्या होगा, ये तुम्हारा सेकेंडरी सेल होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन क्या है तुम्हारा सही है, लीड स्टोरेज बैटरी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, कौन सा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, देखो रेट कांस्टेंट का मतलब क्या के, तो हम जानते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से अकॉर्डिंग के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, जानते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो जो टेम्परेचर यहाँ पे दिख रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो के का वैल्यू भी क्या हो, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ये माइनस साइन होने की वजह से तो इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 14 का ए नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता है, हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूनिट रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह से रेट का मतलब चेंज इन कंसनट्रेशन बाय टाइम है ना, और के का के, और ये क्या है चेंज, ये क्या है कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन खत्म हो गया। इसका के इज इक्वल टू 1/t, 1/t का मतलब क्या, 1/सेकेंड, 1/सेकेंड, सेकेंड इनवर्स कोई दिख रहा है ऑप्शन, या सेकेंड या टाइम इनवर्स मतलब क्या, बी 15 का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करते हैं टी हाफ
टाइम फॉर हाफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन। तो कुछ लोगों को टी हाफ याद रखना होगा, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हम लिखा देते हैं ये तीनों के लिए क्या होता है टी हाफ। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं टी हाफ। तो टी हाफ अगर हम बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर हम बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ होता है, टी हाफ याद रखिएगा फॉर्मूला, A/2K, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A/2K। मतलब ये कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम क्या होगा, टी हाफ बढ़ता जाएगा। इस किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। ये क्या है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। अगर ज़ीरो ऑर्डर के बाद हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। ये भी मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। जितना भी कंसंट्रेशन लीजिए, एक बार जो टी हाफ होगा वही टी हाफ रहेगा। आप कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करने वाला फर्स्ट ऑर्डर। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर का टी हाफ देखा जाए, टी हाफ सेकंड ऑर्डर का देखा जाए तो टी हाफ ध्यान से लिखिए, A/1/K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे ए का वैल्यू, कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ेगा, टी हाफ क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये तुम्हारे तीनों के लिए हम पूछा कौन सा गया क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखा जाए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज डबल, टाइम हाफ रिएक्शन इज आल्सो डबल। मतलब क्या, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो टाइम हाफ भी क्या होगा, डबल होगा। मतलब क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा ऑप्शन में है, इसमें देखा जाए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ए ऑप्शन में है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 का। प्रथम कोटि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर ले तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन देख रहे हैं, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच ऑफ द कोटि विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693/K, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब क्या, सी ऑप्शन 17 का सी ऑप्शन सही होगा, आंसर सी नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं और ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, एडजॉर्प्शन इज द फिनोमिना इन विच ए सब्सटेंस। तो जब भी एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या, सरफेस के इनसाइड फिनोमिना है। मतलब कि अब सरफेस फिनोमिना होने की वजह से इसमें जब देखिए कौन सा होगा, एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ द अदर सब्सटेंस। ये ऑप्शन नंबर 18 का ए होना चाहिए, 18 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 का इंग्लिश में क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, द कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच, मतलब कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट का काम क्या है। तो ध्यान से देखिए कैटलिस्ट का काम करता है, वो क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देता है। मतलब क्या, वो जो टाइम है, वो जो शॉर्टेज इक्विलिब्रियम, जो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द प्रोडक्ट, मतलब कितना एनर्जी की ज़रूरत पड़े ताकि वो प्रोडक्ट में बन जाए, तो वो उसी को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। इसलिए शॉर्टन द टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर सी, ये सी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 का। अब 20 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है, द स्टेबिलिटी ऑफ लाइफोबिक कोलाइड्स इन लाइफो मतलब क्या है, नफरत करने वाला। अब नफरत करने वाला स्टेबिलिटी किस पे करता है, मतलब ये कि चार्ज ऑन पार्टिकल, अगर चार्ज रहेगा तभी हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा सही होगा। अब गोल्ड नंबर भी इसी से क्या होगा, रिलेटेड है। गोल्ड नंबर भी क्या है, इसी से रिलेटेड है, कह सकते हैं लाइफली कोलाइड्स। ये भी क्या है, लाइफली कोलाइड्स की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सल्फाइड्स ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय, मतलब सल्फाइड ओर्स से। देखो ओर्स से तो क्वेश्चन पूछता है, ये दिमाग में भर लो।
कि ओर्स के बिना क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आ सकता है, ओर्स के बिना ऑब्जेक्टिव बनेगा ही नहीं। क्या है उसका, क्या पूछ सकता है कि कैसे उसको कंसंट्रेटेड किया जा सकता है, या ओर्स कौन सा है, आयरन का ओर्स कौन सा है, कॉपर का ओर्स कौन सा है, ओर्स कौन सा है। या कभी कभी जिंक के बारे में पूछ सकता है कि जिंक का ओर्स कौन सा है। तो ये सारे ओर्स के बारे में एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, कौन सा ओर्स कौन क्या और कैसे इसको क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है सल्फाइड्स ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय, सल्फाइड और जनरली कंसंट्रेटेड बाय, तो इसमें कौन सा होगा। तो सल्फाइड्स और होता है क्या, फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। सल्फाइड्स क्या होता है, हल्का होता है। जब इसको क्या करते हैं, फ्लोटेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, झाग बना के उसको ऊपर की तरफ उठा देते हैं, जिसकी वजह से उसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन याद रखना कुछ कुछ ओर्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड सिडराइट, हम याद करवा देते हैं कुछ ओवर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो कि हेमेटाइट की बात कर रहे हैं, हेमेटाइट, एच से हेमेटाइट है ना, एम से क्या होगा, मैग्नेटाइट। तो एच मतलब क्या है, 2 3, एच हमसे स्टार्ट होता है इसलिए क्या करते हैं 2 3 ऐसे याद करते हैं, 3 4, ये 3 4, इसका मतलब ये है कि Fe2O3 हेमेटाइट हो गया, और Fe3O4 ये क्या होगा, मैग्नेटाइट हो गया। ये तुम्हारा दो ओर्स किसका है, आयरन का ओर्स है दो। हो सकता है उसी तरह से कॉपर का ओर्स याद करना पूछ रहे, कॉपर का भी ओर्स पूछ सकता है आपसे। तो कॉपर का ओर्स निकालने के लिए कुछ ट्रिक है, हम बता देते हैं कॉपर का ओर्स कैसे याद रखना होगा। देखो क्या है, याद रखना होगा कैसे कॉपर का ओर्स, जैसे मैला कॉपर, ये याद करने के लिए है। अब ऐसे मत समझना कि ऐसे ही याद करो, तुम्हारी मर्जी जैसे याद करो। हम याद कर रहे हैं मैला कॉपर। मैला कॉपर का मतलब क्या है, मेलाकाइट। मेलाकाइट का मतलब क्या होता है, CuCO3CuOH2, ये मैला कॉपर मेलाकाइट है, मैला कॉपर। और काला जिंक, याद रखना काला जिंक, काला जिंक, मैला कॉपर काला जिंक। काला जिंक का मतलब ये समझ में हो, कैलामाइन। कैलामाइन मतलब ये भी कॉपर का ही ओर्स है, मतलब कि जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, ये काला जिंक है। ये काला जिंक मतलब कैलामाइन, इसको क्या बोलते हैं, कैलामाइन, CALAMIN, कैलामाइन। तो मैला कॉपर काला जिंक। और सीधा आयरन, मतलब आयरन का मतलब सीधा आयरन, रड की बात कर रहे हैं हम। तो सीधा आयरन रड की बात कर रहा है। रड का मतलब समझ रहे हो, रड का मतलब किसका होता है, रड लोहे का रड होता है, इसलिए कैसे सीधा आयरन सिडेराइट। सिडेराइट का मतलब क्या है, FeCO3, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैला कॉपर, काला जिंक, सिडेराइट, ये सब क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये ओर्स एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है, बिना ओर्स के क्वेश्चन नहीं क्रिएट किया जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को होगा, ये तो सल्फाइड सोड होने की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, सी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 के बाद बात करते 23, अच्छा 23 नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय द कम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड। हाँ कम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड, ये तुम्हारा कम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड कैसे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टेड किया जा सकता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही याद रखिएगा। मुझे लग रहा है ये सिल्वर होगा, ये तुम्हारा सिल्वर होगा, सिल्वर ही सही हो सकता, ऑप्शन हो सकता है, और कुछ नहीं दिख रहा है वो आसानी से, और थोड़ा क्या हो सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं। 24 नंबर बोला है क्वेश्चन, जोन रिफाइनिंग मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन। तो ये जोन रिफाइनिंग मेथड यूज टू ऑब्टेन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अल्ट्रा प्योर मेटल, कौन सा, अल्ट्रा प्योर मेटल निकाल सकते हैं जोन रिफाइनिंग मेथड से। 24 के बाद बात करते हैं 25 की तरफ। जी हाँ 25 नंबर, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्लैग प्रोड्यूस। देखो क्या है आयरन स्लैग का मतलब क्या है, स्लैग मतलब क्या है, फ्लक्स एंड गैंग, इन दोनों को मिला देते हैं तो स्लैग बनता है। तो अब यहाँ पे मिलाने के बाद बनता क्या है, ये याद रखना है। कौन कौन स्लैग बनने का मतलब क्या है, गैंग और फ्लक्स को मिला देते हैं तो क्या बनता है, स्लैग बनता है। तो स्लैग के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर, फिर से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। ऑप्शन मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर, ये गैंग की बात कर रहे हैं ना, स्लैग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए और डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं और 26 नंबर के क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पारामैग्नेटिक। अच्छा, नाइट्रोजन में से कौन सा पारामैग्नेटिज्म होगा, तो पारामैग्नेटिज्म के लिए 26 नंबर पारामैग्नेटिक मतलब ये NO2 क्या है, पारामैग्नेटिक है, क्या है, पारामैग्नेटिक है, याद रखना NO2 क्या है, पारामैग्नेटिक है। अब बात करते हैं 27 है ना, पारामैग्नेटिक है, क्या है, NO2 क्या है, पारामैग्नेटिक है। तो अब बात करते हैं 27 नंबर। 27 में क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। फास्फोरस का अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 27 फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान से देखिए। फास्फोरस कितना एटॉमिक नंबर इसका, ठीक है, अगर फास्फोरस का देखा जाए 20 कितना होगा, 10 5 15 मतलब ये 15 एटॉमिक नंबर होगा इसका। तो फास्फोरस का 15 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो क्या होगा इसका 1s2 2s2 और 2p6 एंड 3s2 एंड 3p3 मतलब क्या, 4 10 एंड 15 टोटल कितना होगा फास्फोरस का 15। तो देखो 15 एटॉमिक नंबर होगी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 3p3। अब बात करते हैं कि माइनस, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं अगर ये इलेक्ट्रॉन 3 इसके पास आता है, हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन आगे क्या 6 कंप्लीट कर दे। अगर 6 कंप्लीट कर देगा इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। अगर 3 दो सेकेंड ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट का 3 दो 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अगर 3 दो 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कहेंगे क्या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर इसका 3 इलेक्ट्रॉन अगर आ सकता है तो बोल सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, 3 से 6 बना देगा और प्योरी p ऑर्बिटल होगा, प्योरी कंप्लीट p ऑर्बिटल होगा। जब कंप्लीट p ऑर्बिटल हो सकता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होगा, इसलिए -3 से लेके +5 तक होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद बात करते हैं 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखते हैं क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विथ कॉन्ग H2SO4। 28 नहीं है, 29 नंबर है। 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक। अगर मोस्ट एसिडिक है मतलब ये किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिहारी, मतलब ये कहने का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखा जाए तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सही होगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अब 29 नंबर क्या, फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विथ कॉन्क H2SO4। अगर फॉर्मिक एसिड क्या किससे रिएक्शन कर रहा है, तो फॉर्मिक एसिड जो रिएक्शन कर रहा है किससे, H2SO4 से। तो हम लोग डिहाइड्रेशन पढ़ा होगा, डिहाइड्रेशन में क्या कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CaA ऑप्शन बनता है। कौन सा ऑप्शन बनता है, ए नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सल्फर मॉलिक्यूल्स, अरे सल्फर मॉलिक्यूल्स कौन सा हो सकता है, सल्फर मॉलिक्यूल्स 2 तरह का बन सकता है सल्फर मॉलिक्यूल्स S8 मतलब का ऑक्टा एटॉमिक बनता है। सल्फर मॉलिक्यूल ऑक्टा एटॉमिक बनता है। अगर सल्फर मॉलिक्यूल की बात करते हैं S8 बनता है। क्वेश्चन नंबर, अगर फास्फोरस का बोलता है तो हम क्या बोलते हैं, P4 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31। कई बार क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया है 31 का। तो 31 क्वेश्चन नंबर जिंक कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, Z बराबर 29 है। इसका मतलब ये है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लास्ट में जो आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4:3D9 होता है। बट क्या होता है, तो 4:3D9 आता है, लेकिन हम 4:3D10 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं fulfilled orbital is more stable than fulfilled orbital are more stable than half filled orbital, इसलिए कह सकते हैं या half filled या less than half filled orbital, इसलिए कह सकते हैं D10 is more stable than less than D10, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 4s1D10 मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा। 31 के बाद बात करते हैं 32। हाँ ये याद रखिए, ये तो जब लेथनाइट सीरीज पढ़ा है वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको डिस्कशन किया। इसका मतलब क्या है, NS2 N-1D और NF मतलब बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का।
33 नंबर क्या है क्वेश्चन? 33 नंबर है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट एक्टिनाइड्स? एक्टिनाइड्स मतलब कौन सा एक्टिनाइड्स नहीं होता, ये सब याद रखने वाली चीज़ है। टेर्बियम, टेर्बियम ये क्या है?